नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपका करा रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस में आपका मैंने स्टार्ट कर दिया था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को मैंने ख़त्म भी करा दिया है, जिसके अंतर्गत आपके आते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपका वो ख़त्म हो चुका है और अब आपका स्टार्ट होगा आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और ये जो सभी रूल्स हैं वो आपका जो पार्टिसिपल है, इनफाइनाइट है आपका, उसके बाद आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज है, प्रीपोजिशन है, ये सभी जो भाग हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम के अंतर्गत ही आते हैं। दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप पहला वीडियो मेरा देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि किससे कौन सा भाग निकला हुआ है। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहले हम आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो ये क्या होती हैं और कैसे मेरी सहायता कर सकती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उसका इफेक्ट, एंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, उसका प्रभाव जो पड़ता है तो वो क्या होता है, उसमें बदल जाती है इफ़ेक्ट पड़ने पर। देखिए, तो यहाँ पे कैसे और कौन सी चीज़ जो है वो थोड़ा भी चेंज उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें भी आपको पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म को देखिए, सेकंड फॉर्म एक बाउंडेड होती है, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनेट के यानी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। एस या ई एस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही यूज होती है और कहीं नहीं होती है। ये बाउंडेड है, ये जिनको इनकी एक बाउंड्री है, इनकी एक सीमा है, ये उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकती। फॉर्म्स समस्त हेल्पिंग वर्ब्स, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आती हैं, फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत। तो देखिए कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स में आपका आएगा पहले प्राइमरी एक्जुलरी एंड मॉडल एक्जुलरीज। ये दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं उनके पे भी पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। जैसे इज, एम, आर, बाज, बर, ये सभी जो फॉर्म्स होती हैं, जो सभी प्राइमरी एक्जुलरीज होती हैं, वो सभी बी फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बी फॉर्म भी लिख दें तो आप उसका मतलब समझिए कि इज, एम, आर, बाज, बर। ठीक है, ऐसे ही हैज, हैव, हैड, ये सभी आती हैं हैव फॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर हम हैव फॉर्म भी बोलते हैं तो इसका मतलब ये है हैज, हैव, हैड, तीनों आ रही हैं। ऐसे ही डज, डू, डज और डिड, ये सभी डू फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ याद रखिए, मैंने अगर डू फॉर्म बोला तो इसका मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं डू, डज, डिड। समझ रहे हो नहीं। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, जैसे बिल, शुड, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ईटीसी। तो ये क्या होगी, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाती हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं तो उनके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें जानकारी पूरी दे दी। अब नॉन फाइनाइट्स के बारे में भी जानेंगे। तो अब देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स सामान्य तौर पर जिनका कोई टेंस नहीं होता। क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर अगर हम जनरली बात करें तो जिनका कोई टेंस नहीं होता, अर्थात जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में समान रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। तो समान रूप से आप इनको प्रयोग कर सकते हो, इनसे कोई इफेक्ट नहीं, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी यूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी होती है, देखिए बी फॉर्म। अब आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस बी फॉर्म, समझ रहे हो, बी फोर। अब बी फोर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज होती है बी फोर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बी फोर का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तीनों टेंस में समान रूप से प्रयोग की जाती है। ऐसे ही बी थ्री। अब बी थ्री आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कौन से होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट में होती है, ऐसे ही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होती है। तो ये सभी में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जैसे आपका लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए
पास्ट में आ जाइए, तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाइए, वहाँ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। समझ रहे हो नहीं? तो टू बी वन यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, तीनों टेंसों में समान रहती है, इस पर कोई प्रयोग में लाई जाती है, इस पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं है कि ये एक ही टेंस में यूज होगी, ये एक बॉन्डेड नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ये बॉन्डेड नहीं है, ये ओपनली है और हर सेंटेंस में यूज की जाती है। तो ये है आपका फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अंतर। अब चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और आ गए हैं अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले थे। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दूसरा होगा, दूसरे में दूसरा होगा। समझ रहे हो? ये चीज़ इसकी मेन है, इसे आप पकड़ लीजिए। एक में रीजन होगा तो दूसरे में रिजल्ट होगा, एक में कार्ड बताया गया होगा तो दूसरे में उसका परिणाम दिया होगा। ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, फ्री हो। अब इसमें किस तरीके से, कितने तरीके से आप बना सकते हो? तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से, और परफेक्ट पार्टिसिपल के जो पैसिव वॉइस होता है उससे भी आप बना सकते हो। 3 प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए पहले हम प्रकार को देख लेते हैं। पहले प्रकार में क्या बताया हुआ है? तो लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको हम करा चुके हैं, तो आपको आसानी भी होगी यहाँ पे समझने में। तो पहले वाक्य के सेंटेंस में बी फॉर्म मैंने बता दिया था क्या होता है, एज एम आर वाजबर हो। तो इन क्रियाओं की वर्ब्स को हम बीइंग में बदल देना चाहिए हमें। इन जो क्रियाएं जो हैं एज एम आर वाजबर हैं, इसे हम बीइंग में चेंज कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, हमें कैसे करना है। पहले हम सेंटेंस पकड़ लेते हैं और सेंटेंस के हिसाब से इसे कन्वर्ट करते चलेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द हॉलीडेज आर एट एंड। जो छुट्टियां थी वो अंत में थी, यानी समाप्त होने वाली थी। द बॉयज़ आर रिटर्निंग। बॉयज़ जो थे, जो बच्चे थे, वो अपने स्कूल लौट रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने स्कूल जा रहे थे, लौट रहे थे, वापस जा रहे हैं। छुट्टियां हैं वो अंत में हैं और बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, लौट कर जा रहे हैं। तो हॉलीडेज बीइंग, अब हमने बताया था जो एज एम आर, अब इसका क्या है, पहचान क्या है, ये बी फॉर्म है, और बी फॉर्म को हम बीइंग में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हॉलीडेज एक अलग सब्जेक्ट है और बॉयज़ एक अलग सब्जेक्ट है, ये इसकी पहचान है। इस चीज़ को मैं अभी आपको नोट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है था, हॉलीडेज बीइंग एट एंड, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा चिपका दीजिए। समझ गए? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपको पहचानना है कि इसके जो सब्जेक्ट होता है वो आपका अलग अलग होता है। जैसे द टीचर वॉज एबसेंट, अध्यापक एबसेंट थे। द बॉयज़ लेफ्ट द क्लास, सभी बच्चों ने क्लास छोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पे टीचर एक अलग सब्जेक्ट है, बॉयज़ एक अलग सब्जेक्ट है। तो अब इन्हें हम जोड़ना, और यहाँ पे आपका बी फॉर्म दिख रहा होगा, आपको बी फॉर्म ये दिया हुआ है, तो इसे हम बीइंग में चेंज कर देंगे। द टीचर बीइंग एबसेंट, कॉमा दूसरा सेंटेंस पूरा लगा दीजिए जैसा अभी लिखा हुआ है, द बॉयज़ लेफ्ट द क्लास। ओके, इसी प्रकार से आप अगला सेंटेंस देखिए। तो यहाँ पे ये सेपरेट लिखा हुआ है, इट इज़ हॉट। आज क्या है, गर्मी है या हॉट है, गर्म है दिन। तो नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। अब दिन कैसा था, यानी दिन था, तो वो आपका हॉट था, इसलिए कोई बाहर नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे ये रीजन भी है, आप रीजन से पकड़ लीजिए। रीजन है यानी गर्म दिन था इसीलिए कोई बाहर नहीं गया, तो उसका कार्ड क्या, मतलब रीजन तो निकल आया कार्ड, और कार्ड का परिणाम क्या आ गया कि कोई बाहर ही नहीं गया। समझ रहे हो? और इसी तरह से आप इनमें भी पहचान सकते हो, जैसे लिखा था द टीचर वॉज एबसेंट, टीचर एबसेंट था इसीलिए तो बच्चे छोड़ गए स्कूल, क्लास छोड़ गए। अगर टीचर एबसेंट नहीं होता तो बच्चे क्लास छोड़ते नहीं छोड़ते। तो ये रीजन है टीचर का छोड़ना, टीचर है नहीं वहाँ पे और बच्चे क्या छोड़ गए, क्लास छोड़ गए, तो ये परिणाम निकल के आया उसका। ठीक है, रीजन और परिणाम से भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें जो इज लगा हुआ है इसे आप चेंज कर दीजिए बीइंग में, इट बीइंग हॉट, कॉमा नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए से हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया। अब देखेंगे हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल, जब पहले वाक्य में बी फॉर्म से कोई भिन्न अन्य फॉर्म अनफाइनाइट, अब फाइनाइट मैंने बता दिया था आपकी
क्या वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स तो आपको पूरा बता रखे हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स क्रिया आए तो अक्सर B2 होती है। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, अक्सर B2 होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उससे परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस B3 में बदल देते हैं, हैविंग प्लस B3 में बदल देते हैं। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल किया था, उसमें और इसमें का क्या अंतर है, इसमें केवल एक ही चीज़ का अंतर है कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें सब्जेक्ट सेम होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ द रेन फेल, बारिश हुई, द क्रॉप्स रिवाइव, ठीक है, जो क्रॉप्स थी वो रिवाइव कर गई। तो अब इसमें देखेंगे आप, जो यहाँ पे जो द रेन हैविंग, तो हैविंग में चेंज कर देंगे। अब हमने कहा रेन, अब हैविंग लगाओ यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फेल था तो फॉलन हो जाएगा। बारिश हुई और उसके कारण क्या हुआ कि जो फसल थी वो रिवाइव की। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे इसमें, तो लिखा हुआ द किंग डाइड, जो राजा था वो लड़क गया, मर गया। हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, और उसका जो एल्डेस्ट सन था, जो बड़ा लड़का था, वो किस पर आया, थ्रोन पे आया, यानी सिंहासन पे बैठा। तो यहाँ पे देखो राजा एक अलग सब्जेक्ट है और जबकि एल्डेस्ट सन एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों में सब्जेक्ट अलग होंगे, तभी तो ये बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे द किंग हैविंग डाइड, तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो थर्ड फॉर्म तो पहले से लिखी हुई है। हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, और दूसरा कोमा लगा के पूरा चिपका दीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर कोमा होगा, ये गलत लग गया है, ठीक है, नहीं ये तो अलग अलग था सेंटेंस, सॉरी, हाँ एक ही था, तो यहाँ पे ये कोमा लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द सन सेट, सूर्य छिपा, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, और वर्कर जो थे, कार्य करने वाले थे, उन्होंने कार्य छोड़ दिया या छोड़कर चले गए, लेफ्ट द वर्क चला गए, छोड़ दिया कार्य उन्होंने। तो अब देखिए सन सेट ना होता तो क्या वर्कर काम छोड़ के जाते, नहीं जाते, तो एक रीजन है और उसका ये कार्ड परिणाम आ गया, ये एक रीजन है उसका ये परिणाम रिजल्ट आ गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और दूसरा सेंटेंस पहचानने की क्या एक अच्छी ट्रिक है, वो है आप सब्जेक्ट देख लीजिए, दोनों में अलग अलग है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब एक रीजन देख लीजिए, एक सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट अंतर देख लीजिए। तो द सन हैविंग सेट, सूर्य छिपते ही क्या हुआ कि सभी वर्कर्स थे उन्होंने कार्य छोड़ दिया, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, इसमें तीसरा केस क्या बनता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपको देखने को मिला था, तो उसी तरीके से ये है। तो इसमें क्या होता है, पहला वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके इसे बना डालेंगे। जैसे द कैप्टन वॉज किल्ड, जो कैप्टन था उसे मार दिया गया, कैप्टन को मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई, जैसे ही कैप्टन उसका मरा आर्मी भाग गई। तो द कैप्टन हैविंग बीन, अब देखिए जो कैप्टन मरा है उसे किसी ने मारा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये पैसिव वॉइस में चला गया, किसी के द्वारा मारा गया है ये, तो पैसिव वॉइस में गया, तो इसलिए बनाया द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, तो हैविंग और बीन लगा दिया और किल्ड थर्ड फॉर्म लगा दी। द आर्मी फ्लेड, आर्मी वहाँ से निकल ली, भग गई। द टाउन वॉज इनक्लोज्ड बाई अ स्ट्रॉन्ग वॉल, अब एक स्ट्रॉन्ग वॉल से एक जो मतलब चार दीवारी बना दी गई थी एक टाउन की। द एनेमीज कुड नॉट कैप्चर इट, एनेमी उसमें क्या कर सकते, उसमें कैप्चर नहीं कर सकते थे, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, वो ऐसी एक बॉल बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट अलग है टाउन, और यहाँ पर आपका एनेमीज है, और यहाँ पे अगर ये टाउन की जो इनक्लोज नहीं की गई होती तो आपका यहाँ पे रीजन है, और रीजन का ये रिजल्ट आ गया कि ये जो एनेमी है वो ये चढ़ाई नहीं कर सकते इस पर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसका ये परिणाम आ गया। तो इसमें भी आप कैसे बना सकते हो, तो टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल, ओके। तो हैविंग बीन क्यों लगाया है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है कि किन्हीं लोगों ने बनाई होगी ये दीवार, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप इसमें दूसरा सेंटेंस सीधे चिपका दीजिए जो भी लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हो। तो आप ये जब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है
और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमें भी बताना कि हमारी जो मेहनत है वो किस तरीके की हमने की है। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।